हेलो एंड वेलकम टू स्कोर एकेडमी। आज हम हमारा जो सेकंड बुक है हमारी ज्योग्राफी की, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से हमारी कोई वीडियो नहीं आई है, इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, पर अब वो सॉल्व हो गई है। तो रेगुलरली मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ आती रहें, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के साथ। बोर्ड साथ पास में आ रहे हैं, आप लोग रेगुलरली चैप्टर्स को देखते रहें, वीडियोस को देखते रहें, ताकि आपके बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। बाद में आप आसानी से वीडियोस के थ्रू रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर की, जो कि है पॉपुलेशन, जनसंख्या, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या की अगर बात करें तो यार इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब के बारे में आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता होंगे, बहुत सारे फैक्ट्स नहीं पता होंगे और बहुत सारे फैक्ट्स अधूरे पता होंगे। तो आज वो सारे क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन बनता है कि यार जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन क्या है। ज्यादातर लोग पढ़ तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि पॉपुलेशन क्या है। मतलब उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि पॉपुलेशन क्या चीज है। उनसे अगर क्वेश्चन पूछो कि यार पॉपुलेशन क्या है या जनसंख्या क्या है, तो लोग कई तरह की डेफिनेशन बनाने लगते हैं। आप आज ज्योग्राफी के हिसाब से इसकी एक डेफिनेशन देखिए। जनसंख्या क्या होता है? एक भौगोलिक क्षेत्र में एक समय बिंदु पर लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। यार देखो, जनसंख्या वर्ड में ना दो शब्द छुपे हैं, जन यानी लोग और संख्या यानी नंबर्स, नंबर ऑफ पीपल। अब ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया। और देखो, ये नंबर ऑफ पीपल ना हमेशा चेंज होते रहते हैं। ऐसा है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, कभी हो सकता है पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों फैक्टर्स काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक विशेष समय के बिंदु पर इसकी बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही बात कर रहे हैं हम, एक भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक समय बिंदु पर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों की संख्या, कितने लोग रहते हैं, इसे जनसंख्या कहा जाता है, उस जगह की जनसंख्या कहा जाता है। इंग्लिश में अगर देखें तो नंबर ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय के बिंदु पर जनसंख्या कहलाती है। सिंपल। अगर पॉपुलेशन के सोर्सेज देखें कि यार इंडिया में पता कैसे लगता है कि पॉपुलेशन कितनी है, कितनी होगी, या फिर कितना चेंज आ रहा है, या फिर ये सारे फैक्टर्स जो है पॉपुलेशन के, इनका पता कहां से लगता है? तो इसके लिए हम देखते हैं जनसंख्या के स्रोत, यानी कि सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा, सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा। तो इंडिया के अंदर एक ही सोर्स है पॉपुलेशन डेटा का, सबसे बड़ा सोर्स जो है, जो सबसे बड़ा सोर्स है, उसका नाम है सेंसस ऑफ इंडिया। उसका नाम है सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत की जनगणना कहा जाता है इसको। जनगणना होती है, आपने देखा होगा, हर 10 साल में जनगणना वाले आपके घरों पे आते हैं और वो आपसे कुछ डेटा लेते हैं कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं, आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, आपकी नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सारी चीजें, उन्हीं की हम बात करें। तो सेंसस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जनगणना के द्वारा हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की। हर 10 साल में ये होता रहता है सेंसस, और हर 10 साल में पॉपुलेशन भी चेंज होती रहती है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है जो कि आपको इस साल एमसीक्यू में आ सकता है, क्योंकि इस साल आपका थोड़ा एमसीक्यू का स्टेटस बड़ा हो गया है। तो एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यार इंडिया के अंदर पहली जनगणना यानी पहला सेंसस कब हुआ था? तो पहला सेंसस इंडिया के अंदर जो हुआ था, फर्स्ट सेंसस इंडिया के अंदर जो हुआ था, वो हुआ था 1872 में, 1872 में हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर था, जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर था। अब फेलियर क्यों था, इसका एक रीजन है। आप रट्टा मत मारो, सिंपल सी चीज है, आप रट्टा मत मारो, रट्टा मारोगे तो होगा भी नहीं, समझ में भी नहीं आएगा, बहुत सारा डेटा है, आप एक जगह पर कंपाइल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। तो सिंपली फेलियर क्यों था? तो यार 1872 में फेलियर इसलिए था, ये अंग्रेजों ने करवाया था। और अंग्रेजों का आपको पता है, अंग्रेजों ने जो सेंसस करवाया था ना इंडिया के अंदर, उसमें अब इंडिया के ज्यादातर लोग इलिटरेट थे, अनपढ़ थे उस टाइम पर। तो अनपढ़ लोगों के बीच में सेंसस कुछ ही लोगों के बीच हो पाया था, सभी लोगों के बीच में नहीं हो पाया था। जब उन्होंने डेटा लिया ना लोगों का, तो लोगों को ज्यादातर, आपने देखा होगा अपने बूढ़ों को, उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ से याद नहीं होती, ठीक है। उनको नहीं पता होता कि उनकी पैदाइश कब की है या जन्म कब का है। तो वो लोग ऐसे हिसाब लगाते हैं कि भाई ये तो होली के तीसरे दिन पैदा हुआ था, वो तो दिवाली के चौथे दिन पैदा हुआ था। तो वही चीज यहां पर भी हो गई थी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ग्लिचेस आ गए थे, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा फेलियर रहा था। पॉपुलेशन जो 1872 में हुई वो पूरी नहीं हो पाई। तो गवर्नमेंट ने एक सही तरह का, उस टाइम की गवर्नमेंट ने एक सही क्वेश्चनेयर तैयार किया, प्रश्नावली तैयार करी, जिससे लोगों को आंसर्स देने आसान हो जाए, जो कि किया गया था इसके 9 साल बाद 1881 में, जिसको बोला जाता है फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, पहली संपूर्ण जनगणना। तो पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में, जो कि पास हुई थी, जो कि बढ़िया थी, बिल्कुल सही तरीके से हुई थी। इसके बाद में जो जनगणना है
वो हर 10 साल में होती है इंडिया के अंदर, हर 10 साल में होती है। तो देखो लास्ट कब हुई थी, अब ये पूछ सकते हैं आपसे, तो लास्ट जनगणना हुई थी हमारी 2011, और अब कब होने वाली है, तो 2021 में अप्रैल में ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और अप्रैल में प्रोसेस शुरू होकर फिर आगे काम होता रहेगा। 2021 का डेटा आपको जो नेक्स्ट ईयर बच्चे पढ़ेंगे उनको बुक्स में नया डेटा देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की हमारी बात करते हैं जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण क्या होता है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण का मतलब होता है बंटवारा। इसका मतलब होता है बंटवारा, कितने लोग कहां पर हैं, कितने लोग कहां पर नहीं है, या कितने कम लोग हैं, कितने ज्यादा लोग हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो डेफिनेशन अगर इसकी हम देखें, भूमि पर जनसंख्या के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। भूमि पर यानी जमीन पर, लैंड एरिया पर, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लैंड एरिया पर जनसंख्या के फैलाव, जितनी जनसंख्या फैली हुई है, इसे जनसंख्या वितरण या जनसंख्या का बंटवारा कहा जाता है। आपने देखा होगा यार दुनिया में, भारत में, हम भारत की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, विश्व की भी बात करेंगे, तुमने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बार हम देखते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर घर बहुत दूर दूर बने हुए हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में अगर आप चले जाते हैं, घर बहुत दूर दूर बने हुए हैं, ठीक है, जनसंख्या बहुत कम रहती है, दूर दूर तक लोग देखने को नहीं मिलते। लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर लोग भर भर के हैं, जैसे दिल्ली। अब मैं दिल्ली से हूं, तो दिल्ली शहर में ये एक मेला है, तुमने देखा होगा, यहाँ पर मतलब बहुत पॉपुलेशन है। अगर आप सड़क पे निकल जाओगे तो फिर उसके बाद ट्रैफिक वगैरह, ये वो दुनिया भर की चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो भूमि पर जनसंख्या के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। जमीन पर कितने लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। द स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। स्प्रेड, फैलाव किसका? पॉपुलेशन का। कहां पर? डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है, या डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया भी कर सकते हो आप। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होता है, बंटवारा होता है पॉपुलेशन का, स्प्रेड होता है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या? कितने लोग फैले हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि यार डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ इक्वल है क्या? तो बिल्कुल नहीं। इंडिया में और वर्ल्ड में भी, खाली इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी। अब मैं 2-3 एग्जांपल्स लेता हूं वर्ल्ड से। यार अंटार्कटिका में तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, बल्कि ना के ही बराबर है, ठीक है। इसके अलावा आप जरा उत्तरी कनाडा में जाएंगे, नॉर्दर्न कनाडा में जाएंगे, तो वहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है। साइबेरिया में बहुत कम है। लेकिन चाइना इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। और हमारे जो द्वीप समूह हो जाते हैं इधर को, इंडोनेशिया, मलेशिया, बहुत पॉपुलेशन रहती है ना। तो अलग अलग है दुनिया में पॉपुलेशन, और इंडिया में भी ऐसा ही है। इंडिया में अगर आप जाओगे, यूपी आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, मुंबई, महाराष्ट्र के कुछ इलाके, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, बहुत पॉपुलेशन है। लेकिन अगर बात करोगे वहीं पर लद्दाख या सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, या मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन इलाकों में बहुत कम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यानी कि जो वितरण है, वो असमान है। कैसा है? असमान है, अनइक्वल है। इक्वल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया के अंदर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज अनइवन। क्या है? अनइवन है, अनइक्वल है, ठीक है। इंडिया में आपको बस ये डेटा याद रखना है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां की है, तो यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो लेटेस्ट है वो है 20.42 करोड़। 20.42 करोड़, यानी कि 20 करोड़ 42 लाख लोग, 20 करोड़ 42 लाख लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में। यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे इंडिया के अंदर। अच्छा, ये डेटा अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये डेटा इसके हिसाब से है। आगे आप जब इसको वीडियो को देखेंगे तो शायद ये डेटा चेंज हो जाए, ठीक है। सिक्किम ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां सबसे कम पॉपुलेशन रहती है, सबसे कम पॉपुलेशन रहती है। 6.19 लाख ही टोटल पॉपुलेशन है इंडिया के सिक्किम के अंदर। सिर्फ 6,19,000 लोग रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली है ये, पूरा एग्जैक्ट डेटा नहीं है सेंसस ऑफ इंडिया का, लेकिन डेटा है ये। 6.19 लाख लोग रहते हैं सिक्किम के अंदर। अच्छा, एक सिक्किम के बारे में और फैक्टर बताता हूं। सिक्किम जो है वो 2 पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है आपस में। अब उसके नाम आप लोग सर्च करो, चलो मैं बता ही देता हूं, छोड़ो क्या आप सर्च करोगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक तरफ से नेपाल और दूसरी तरफ से भूटान, इन दोनों से घिरा हुआ है बीच में सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में इंडिया की सबसे ऊंची चोटी भी है, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी इंडिया के अंदर है, भारत के अंदर है, वो है हमारी K2, कंचनजुंगा 2, ठीक है। ये फैक्टर भी है। तो ये कुछ जनरल फैक्टर्स आपको किसी स्टेट के बारे में पता होने चाहिए। अच्छा, तो फिर यार K2 यहां पर है सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट कहां पर है? माउंट एवरेस्ट इंडिया के अंदर नहीं है। अब ये लोग आप सर्च करके रखोगे, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि माउंट एवरेस्ट किस जगह पर है, इंडिया में नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे
फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक या कारण हैं और कौन कौन सी ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से दुनिया में पॉपुलेशन कम या ज्यादा है, या भारत में पॉपुलेशन कहीं कम और कहीं ज्यादा है। इसे बोलते हैं जनसंख्या के असमान वितरण के कारक या कारण। कौन कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है ना वो कम या ज्यादा होता है। इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिंदी में कहें तो भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक और लास्ट में आते हैं ऐतिहासिक कारक। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना आपको पेपर में 100% आएगा, 100%। आप इसे पीएमजेडए कर लो, पेपर में जरूर आएगा। इंपॉर्टेंट वाला तो पुराना है, मतलब इंपॉर्टेंट वाला तो इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसा होता है जो पेपर में आता ही आता है, कुछ ऐसा होता है जो नहीं आता। सिंपली जो आता ही आता है वो है पीएमजेडए, पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, चलो तो बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल फैक्टर्स की। आपको जो क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर भी ऐसे आया था, उन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर्स पूछे थे, आर्थिक कारक पूछे थे। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि भाई पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के इकोनॉमिक फैक्टर्स बताओ। इकोनॉमिक फैक्टर्स पूछ लेगा, फिजिकल फैक्टर्स पूछ लेगा, इस तरह के फैक्टर्स ज्यादातर पूछता रहता है वो। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल फैक्टर्स की, यानी कि भौतिक कारक। अब देखो फिजिकल, जब भी वर्ड आता है फिजिकल, इससे आपको क्या समझ में आता है? रट्टा मत मारो, मैंने बोला फिर से, रट्टा मारोगे समझ में नहीं आएगा सारी चीजें। बस वही वाली बात है कि आप रट्टा मारते जाओगे और पूरी बुक जब तक होगी ना तब तक आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप बन जाएगा कि यार नहीं हो रहा। ठीक है, रट्टा मत मारो, समझो। फिजिकल फैक्टर्स, फिजिक का मतलब क्या होता है या फिजिकल का मतलब क्या होता है या भौतिकी का मतलब क्या होता है? जनरली आप लोग जिम जाते होंगे, अगर जो लोग जाते हैं या जो लोग नहीं भी जाते उनको ही पता होगा कि फिजिक का मतलब होता है, जिम में आप जाते हैं अपनी फिजिक बनाने, फिजिक यानी अपना स्ट्रक्चर बनाने, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज करने, बाइसेप्स बनाने, ट्राइसेप्स बनाने, या फिर शोल्डर निकालने या फिर चेस्ट निकालने, ये सब काम करने आप जाते हैं जनरली, और अपनी फिजिक बनाने जाते हैं। तो अर्थ का भी ना, अर्थ की भी अपनी एक फिजिक है ना। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पर प्लेट्यूज हैं यानी पठार हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की नदियां बह रही हैं, कहीं पर कुछ है, तो अलग चीजें हैं। ठीक है, उसे फिजिकलिटी बोलते हैं अर्थ की। तो ऐसी कौन सी फिजिकल फैक्टर्स हैं, यानी कौन सी फिजिकलिटी है अर्थ की जिससे पॉपुलेशन कहीं पर रहती है या नहीं रहती? ठीक है, उसकी बात करेंगे। फिजिकल फैक्टर्स में पहले आ जाते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या? जलवायु। अब सिंपल सी बात बताओ यार, आप लोग रेगिस्तानों में रहना पसंद करोगे क्या? कोई भी नहीं रहना चाहेगा। ठीक है, कोई ऐसा है जो बहुत ठंड में रहना पसंद करेगा? हाँ, घूमने जाना सब पसंद करते हैं कि भाई बहुत ठंड हो रही है, हम घूमने जा रहे हैं 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। लेकिन 10 दिन के बाद कैसा लगने लगता है कि यार भागो अब यहाँ से, है ना। जब बहुत ठंड पड़ने लगती है, हमारे यहाँ भी, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में जब बहुत ठंड पड़ने लगती है तो हम सोचते हैं यार अब मौसम नॉर्मल हो जाना चाहिए, अब नहीं हो रहा, अब रजाई से निकलने का मन नहीं हो रहा, मूड खराब हो रहा है। तो सिंपली जब क्लाइमेट जो है बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड होता है या एक्सट्रीमली हॉट होता है, जिसे बोलते हैं विषम जलवायु। क्या बोलते हैं? विषम जलवायु। ठीक है, जब जो हमारी क्लाइमेट है या जलवायु है वो विषम होती है। क्या होती है? विषम। ठीक है, अनइवन होती है। अनइवन का मतलब क्या? या तो बहुत कोल्ड या फिर बहुत हॉट। ऐसी जगहों पर जनसंख्या कभी भी नहीं मिलती, यानी कम से कम रहती है। ठीक है, ऐसे इलाके, ऐसी जगहें जहां पर हमेशा जो टेम्परेचर है वो एक मीडियम पॉइंट पर रहता है, यानी कि ना तो बहुत गर्मी होती और ना ही बहुत सर्दी होती, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, तीनों तरह के मौसम देखने को मिलते हैं। अब हमारे यहाँ इंडिया चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम जानते हैं इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज्यादा फेवरेबल है लोगों के रहने के लिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले जलवायु की अगर बात करें तो देखो, उत्तर में अगर हम देखें, भारत के उत्तर में अगर हम देखें, नॉर्थ में देखें भारत के, तो इंडिया के नॉर्थ में, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, इन जगहों पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वजह क्या है? क्लाइमेट। क्लाइमेटिक फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर चले जाओगे नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर हिमालय के इलाके हैं, पहाड़ी बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, हिमाचल में, उत्तराखंड में, या फिर आप उस साइड चले जाओ नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहां पॉपुलेशन बहुत कम होती है, जनसंख्या बहुत कम होती है। वजह क्या है? वजह है यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। वहीं पर अगर तुम राजस्थान में चले जाते हो, राजस्थान के अंदर खासकर थार वाले एरिया में, थार मरुस्थल जहां पर है, जहां पर आपका थार डेजर्ट है, वहां पर अगर आप जाओगे तो वहां पर भी बहुत कम पॉपुलेशन होती है। वजह बहुत गर्मी है इसलिए। ठीक है, वाटर यानी कि जलापूर्ति, ऐसे इलाके जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी इजी हो,
ज़्यादातर पॉपुलेशन रहना पसंद करती है, क्योंकि वाटर हमारी लाइफ का बहुत असेंशियल पार्ट है। ठीक है, पीने के लिए, सिंचाई के लिए, बहुत सारे कामों में इसका इस्तेमाल होता है। तो जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी ईजी होगी, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगी, ठीक है, वहां पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी। लेकिन जहां पर जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम होगी या बहुत मुश्किल से होगी, वहां पर पॉपुलेशन कभी भी नहीं रहती, कम से कम पॉपुलेशन पाई जाती है। अब मैं इसके एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपका यूपी है या बिहार है या फिर वेस्ट बंगाल है, इस पूरी बेल्ट में जो नॉर्थ की सबसे मेजर नदियां हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये सारी नदियां बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत ज्यादा बहती हैं। तो इसकी वजह से यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। आप देखते होंगे गंगा के मैदान कहते हैं ना इन्हें, गंगा के मैदान क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो गंगा के डेल्टा से ही बना हुआ एरिया है, इसलिए इसे गंगा का मैदान कहते हैं। गंगा का मैदान जहां पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद में अगर आप देखोगे थार, राजस्थान वाला एरिया, वहां नदियां नहीं है, या हैं भी तो बारहमासी नदियां नहीं है, सूख जाती हैं। ठीक है, पेरेनियल रिवर नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पॉपुलेशन कम से कम रहना पसंद करती है। टेरेन किसे बोलते हैं? टेरेन कहते हैं उच्चावच को। तो टेरेन का मतलब उच्चावच। अब टेरेन या उच्चावच से क्या मतलब है, ऊंचाई से क्या मतलब है? देखो सीधी सी बात है, हमेशा पॉपुलेशन जो है ना प्लेन एरियाज में रहना पसंद करती है, यानी समतल भूभागों में रहना पसंद करती है। वजह क्या है? वजह है कि समतल भूभागों में जितने भी रिसोर्स होते हैं, जितने भी संसाधन होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी ईजी होती है, उन्हें मिलना आसान होता है। लेकिन वहीं पर वो इलाके जहां पर जैसे ऊंचाई बढ़ जाती है, प्लेट्यूज आ जाते हैं, प्लेट्यूज से ऊपर माउंटेन्स आ जाते हैं, जैसे जैसे ये ऊंचाई प्लेन से प्लेट्यू बन जाएगी और प्लेट्यू से माउंटेन बन जाएगी, वैसे वैसे पॉपुलेशन कम होती जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी कम होती जाती है, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती जाती हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशंस कम होते जाते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, सॉइल, सिंपल सी बात है। देखो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादातर एग्रेरियन पॉपुलेशन है, यानी कि कृषि प्रधान जनसंख्या है। तो ज्यादातर लोग खेती करते हैं, 50% से ज्यादा पॉपुलेशन खेती करती है। और खेती करने के लिए उनको क्या चाहिए? मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, है ना, फर्टाइल लैंड चाहिए। तो ऐसे इलाके जहां पर मिट्टी की फर्टिलिटी अच्छी होती है, उपजाऊ मृदा पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर अनुपजाऊ मृदा पाई जाती है, कम जनसंख्या निवास करती है। और ये देखो यूपी वाला और थार वाला एग्जाम्पल यहां भी चल जाएगा। यूपी में, बिहार में, यानी गंगा के मैदानों में, या फिर सिंधु के मैदानों में, या फिर आप बात करें तो इन सारे इलाकों में, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जो मृदा है वो उपजाऊ है, जिसकी वजह से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। लेकिन अगर आप चले जाएंगे थार मरुस्थल की साइड पर, ठीक है, वहां जो भूमि है वो कम उपजाऊ है, जिसकी वजह से कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, पहाड़ों पर भी यही होता है। पहाड़ों पर जो जमीन होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती। ठीक है, सर्दियों के टाइम में बर्फ वगैरह रहती है, तो उसकी वजह से ह्यूमस वहां पे नहीं डेवलप हो पाता। ह्यूमस जानते हैं, मिट्टी की जो टॉप सॉइल होती है, ऊपर की परत होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, फास्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जमीन को तो वो पौधा कैसे उगाएगी? उसमें पौधे उग ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर उसी की वजह से वहां पर जो वनस्पति होती है वो आपने देखा होगा, चीड़ के पेड़ उगते हैं। ठीक है, ऐसे वनस्पति ज्यादातर देखने को मिलती है। ये तो हुए आपके फिजिकल फैक्टर्स। पहला, क्लाइमेट, जहां पर ज्यादा ठंड या गर्मी होगी, कम जनसंख्या रहेगी। जहां पर समान मौसम रहेगा, अधिक जनसंख्या रहेगी। जल की आपूर्ति, जहां पर ज्यादा होगी, अधिक जनसंख्या रहेगी, जहां कम होगी, कम जनसंख्या रहेगी। उच्चावच, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या में कमी आती जाती है, ऊंचाई कम होने के साथ साथ जनसंख्या अधिक होने लगती है। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या रहती है और अनुपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में कम जनसंख्या निवास करती है। अगले बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि आर्थिक कारकों की, जो कि लास्ट ईयर आ गया था। 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें ये आया था, आर्थिक कारक बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनरल्स की। इसके अंदर पहले खनिज। देखो खनिज, ऐसे क्षेत्र जो खनिज समृद्ध होते हैं, यानी कि जहां मिनरल्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, वहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा। अब मिनरल्स का किसको काम होगा? आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं। ऐसे मिनरल्स की जरूरत किसे पड़ती है? इंडस्ट्रियलिस्ट को, बहुत सारा सामान बनाने के लिए। तो सिंपल सी चीज है, जहां पर रॉ मटेरियल मिलेगा वहां तो इंडस्ट्री लगेगी। तो खनिज कच्चे माल का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कच्चे माल का, रॉ मटेरियल का काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए जिन क्षेत्रों में खनिज अधिक होते हैं वहां पर इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों की स्थापना ज्यादा से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अब उद्योग होंगे, इंडस्ट्री होगी, तो इंडस्ट्री दूसरे फैक्टर को इफेक्ट करेगी। कैसे? जहां पर इंडस्ट्री होगी वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, क्योंकि वहां रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। तो खनिज समृद्ध क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना अधिक होती है, जिसकी वजह से ये रोजगार को आकर्षित करते हैं, इसलिए यहां अधिक जनसंख्या निवास
करती है। ठीक है, अगला बात करते हैं अर्बनाइजेशन की या शहरीकरण की। अब देखो शहर, आपको शहर सुन के या फिर अर्बन एरिया सुन के क्या समझ में आता है? सिंपल सी चीज, मुझे तो ये समझ में आता है कि शहर मतलब फैसिलिटी, शहर मतलब फैसिलिटी। भाई आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा सकेंगे, आपको टाइम पर हॉस्पिटल की सुविधाएं मिल सकेंगी, पानी टाइम पर आएगा, बिजली 24 घंटे मिलेगी। तो ये सारे फैक्टर्स जब भी हम शहर देखते हैं यानी कि अर्बन एरिया की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में आते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज, आधारभूत आवश्यकताएं विकसित होती हैं शहरों में, इसलिए लोग यहां पर रहना चाहते हैं। तो सिंपल, शहरीकरण, ऐसे क्षेत्र जहां शहरीकरण अधिक होता है, अधिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव होने के कारण यानी सुविधाओं की कमी होने के कारण कम से कम जनसंख्या निवास करती है। बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारा तीसरा फैक्टर, औद्योगिकरण। अब उद्योगों के बारे में अभी हमने खनिज में देख लिया था, दोबारा देख लेते हैं। उद्योग ज्यादा से ज्यादा रोजगार आकर्षित करते हैं, तो जिन क्षेत्रों में उद्योग अधिक होते हैं जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गए 3 आर्थिक कारक। और आर्थिक का मतलब क्या? जो भी वो कारक जो सभी मनी से जुड़े हों या फिर एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हों, एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हों, इन सब फैक्टर्स को जो इफेक्ट करेंगे वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी आर्थिक कारक। आर्थिक मतलब पैसा। चलो बात करते हैं सामाजिक कारकों की, तीसरे कारकों की। देखो समाज में कौन कौन से कारक हैं, समाज के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर एक इंसान कहीं पर रहना चाहता है या कहीं पर नहीं रहना चाहता। अब मैं जनरल कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे, आप बताना या सोचना अपने मन में कि आप वहां रहना चाहेंगे या नहीं रहना चाहेंगे। ऐसे एरिया में रहना चाहोगे जहां पर 24 घंटे मतलब चै चै पे होती रहती हो, जहां पर हमेशा शोर होता रहता हो? कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि सबको पढ़ना लिखना होता है, अपने घर के काम करने होते हैं, सब लोग चाहते हैं कि 4 रिश्तेदार आए तो हम शांति से बैठ के बात कर सकें। ठीक है, तो इसलिए कोई भी ज्यादा शोर वाले इलाके में रहना नहीं चाहता। वहीं पर ऐसे एरियाज बताओ जहां पर पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत होता हो, जैसे भाई दंगे हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, ऐसे इलाके में कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि सबको अपनी सेफ्टी बहुत अच्छी लगती है। सच्चाई है ना? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी जगह पर पॉपुलेशन या तो रहती है या नहीं रहती। तो चलो बात करते हैं सामाजिक कारण यानी कि सामाजिक कारक यानी कि सोशल फैक्टर्स। सबसे पहले इसमें रिलीजियस फैक्टर्स, धार्मिक कारक, धर्म। देखो अब इस बात को माने या ना माने, मैं कुछ बाइफरकेट नहीं कर रहा हूं या फिर कोई ऐसा विरोधाभास या मैं कोई अलग सी थ्योरी आपको नहीं बता रहा हूं जनरली, और इसको कोई गलत ना समझे। रिलीजियस फैक्टर्स, धार्मिक कारक, एक धर्म के लोग सदैव एक धर्म केंद्र के आसपास रहने को ज्यादा वरीयता देते हैं, ज्यादातर रहना पसंद करते हैं, है ना? आपने देखा होगा जो एक धर्म के लोग हैं वो एक जगह रहना पसंद करते हैं, दूसरे धर्म के लोग, मैं किसी धर्म को कॉइन नहीं कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, एक धर्म के लोग एक ही इलाके में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनके लिए ना कोऑपरेट करना आसान होता है, आपस में कोऑपरेट करना आसान होता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, धार्मिक कारक क्या होते हैं? एक धर्म के लोग एक ही क्षेत्र में रहने को वरीयता देते हैं, इसे धार्मिक कारक कहा जाता है। सोशियो पॉलिटिकल अनरेस्ट, सोशियो सामाजिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, अनरेस्ट मतलब क्या? उथल पुथल, प्रॉब्लम्स चलती रहती हो, भाई दंगे होते हो, फसाद होते हो। ऐसे क्षेत्र जो राजनीतिक सामाजिक रूप से शांत होते हैं, शांत मतलब ना कुछ हो रहा है, ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई इशू नहीं हो रहा है, ठीक है, शांति रहती है, गवर्नमेंट परेशान नहीं करती या फिर गूंस वगैरह परेशान नहीं करते, वहां पर अधिक से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ऐसे क्षेत्र जो राजनीतिक अर्थ सामाजिक रूप से शांत होते हैं, अधिक जनसंख्या निवास करती है। ऐसे क्षेत्र जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से अशांत होते हैं या जहां उथल पुथल रहती है, अनरेस्ट रहता है, जैसे दंगे फसाद इत्यादि होते हैं, इन जगहों पर जनसंख्या निवास करने को कम से कम वरीयता देती है, कम से कम प्रेफरेंस देती है। बात करते हैं नेक्स्ट की, बॉर्डर टेररिज्म। अब टेररिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, पाकिस्तान को तो ग्रे लिस्ट भी करा हुआ है। सीमावर्ती आतंकवाद, सीमावर्ती आतंकवाद का मतलब क्या? बॉर्डर की तरफ से, बॉर्डर एरियाज में ज्यादातर लोग क्यों नहीं रहना चाहते हैं? बॉर्डर एरियाज में ना रहने का या कम पॉपुलेशन होने का एक ही रीजन है, बॉर्डर टेररिज्म। बॉर्डर की तरफ से टेररिज्म बहुत ज्यादा, टेररिज्म की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, या जैसे कश्मीर में आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम से कम रहना पसंद करती है। शांत इलाकों में पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा रहना पसंद करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अब गवर्नमेंट पॉलिसीज या सरकारी नीतियां कहते हैं इनको। सरकार की नीतियां अगर किसी जनसंख्या के फेवर में है यानी किसी जनसंख्या के अनुकूल है, वहां ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या रहना पसंद करती है। सरकारी नीतियां जनसंख्या के प्रतिकूल है तो कम से कम जनसंख्या रहना पसंद करती है। अब मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर पॉपुलेशन कम है, वजह क्या है?
गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया में क्या है, किम जॉन उन, और किम जॉन उन भाई साहब क्या है, सर्च कर लीजिएगा जिन लोगों को नहीं पता है, किम जॉन उन डालिएगा और आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है, वहाँ कम से कम पॉपुलेशन रहती है क्योंकि वहाँ पर ये सरकारी नीतियाँ लोगों के फेवर में नहीं है। लेकिन इंडिया, हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लोगों के अधिकारों की बात सुनी जाती है, ठीक है। इसलिए सरकारी नीति कैसी है, लोगों के फेवर में, लोगों के अनुकूल है, इसलिए अधिक से अधिक जनसंख्या निवास करती है। लास्ट आ जाते हैं हमारे हिस्टोरिकल फैक्टर, या जिनको हम बोलते हैं ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक का मतलब क्या, इतिहास से जुड़े हों जो कारक, इतिहास से। बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि इतिहास में बने हैं या जिनका इतिहास बहुत पुराना है, जो अपने हिस्ट्री की वजह से वहाँ पर डेवलप्ड है। जैसे आगरा, आगरा अपनी हिस्ट्री की वजह से बहुत फेमस है, ठीक है। ऐसे दिल्ली, दिल्ली में किले वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, अपनी हिस्ट्री की वजह से बहुत फेमस है। नई दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, तो नई दिल्ली अंग्रेज़ों ने बसाई थी, वहाँ पर कनॉट प्लेस वगैरह ये वाले इलाके जो हैं, ये अपनी हिस्ट्री की वजह से बहुत फेमस है। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स ही बहुत ज़्यादा काम करते हैं किसी जगह पर जनसंख्या के होने में या ना होने में। इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, चलिए, कि है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या घनत्व, घनत्व, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या का औसत। एक इकाई क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, पर यूनिट एरिया, यानी कि 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रह रही है, 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रह रही है, इसको कहा जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या घनत्व, ठीक है। बात करते हैं इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, एवरेज पॉपुलेशन लिविंग इन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन का एवरेज। एवरेज देखो अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां पर एवरेज ज्यादा निकल कर आएगा, जहां जनसंख्या कम है एवरेज कम निकल कर आएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भी हो सकता है, जैसे दिल्ली, दिल्ली में देखा है आपने, क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या ज्यादा है, तो 1 किलोमीटर में रह भी ज्यादा रही होगी, सिंपल सी बात है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, हम इसे निकालते हैं 1 किलोमीटर पर, 1 किलोमीटर पर कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो हम इसे निकालते हैं जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल, जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में पॉपुलेशन अपॉन एरिया। पॉपुलेशन अपॉन एरिया करेंगे आप तो जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी निकल कर आ जाएगी। इंडिया की एवरेज डेंसिटी कितनी है, ये सब एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनेंगे आपको। 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 382 लोग एवरेजली रहते हैं इंडिया में। 2011 सेंसस का डेटा है ये, ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी कितनी है, कहां पर है इंडिया के अंदर, तो हाईएस्ट डेंसिटी इंडिया के अंदर दिल्ली में है, कि दिल्ली का क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज्यादा रहती है, तो 1 किलोमीटर में रहते हैं 11,297 लोग एवरेजली, 11,297 लोग एवरेजली, 11,297 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 11,297 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। लोएस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी है, सबसे कम घनत्व कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 17 ही लोग मिलेंगे आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में एवरेजली 2011 सेंसस के हिसाब से, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपसे यहां पे फ्रीक्वेंटली बन जाएंगे, आपको इसमें से एमसीक्यू बना के दे देगा, या फिर जो कंफ्यूज करता है ना वो ऐसे करता है कि सबसे कम जनसंख्या कहां की है, सबसे कम जनसंख्या कहां की है। कई बच्चे अरुणाचल प्रदेश लिख के आते हैं, लेकिन नहीं, सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। कहां की, सिक्किम की, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ठीक है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, कई लोग दिल्ली लिखाते हैं, नहीं, सबसे ज्यादा जनसंख्या है यूपी की। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा दिल्ली का है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। इस बात को आप बाइफरकेट करोगे, अलग अलग करोगे, समझो इसको अलग अलग, ठीक है। अगले टॉपिक की बात करते हैं हम, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की, यानी कि जनसंख्या वृद्धि की, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। वृद्धि का मतलब क्या, परिवर्तन। सिंपल चीज, जब भी आपको वृद्धि सुनाई देता है आपको परिवर्तन याद आना चाहिए, चेंज याद आना चाहिए। तो 2 समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, 2 समय बिंदु यानी 2 टाइम टाइम के 2 पॉइंट्स के बीच में, मान लो 2011 से 2020 के बीच में, ये ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी के महीने से दिसंबर के महीने के बीच में, कोई भी 2 पॉइंट ऑफ टाइम हम ले सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट ऑफ टाइम, उनमें हम देखेंगे कि जनसंख्या कितनी चेंज हुई है, ठीक है। आपको मान लो अब वृद्धि देखनी है, आपको अपनी हाइट की वृद्धि देखनी है, आप क्या करोगे भाई, 10 दिन पहले मेरी हाइट कितनी थी और 10 दिन बाद कितनी है, 2 समय बिंदु मिल गए ना आपको, 2 समय बिंदु, तो इन 2 समय बिंदुओं के बीच में, 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में होने वाला चेंज ही आपकी हाइट में वृद्धि है। ऐसे ही जनसंख्या में वृद्धि कैसे देखोगे भाई, 10 दिन पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 10 दिन बाद कितनी थी, ठीक है, या फिर 1 साल पहले कितनी थी, 1 साल बाद कितनी है, या 10 साल पहले कितनी थी, 10 साल बाद कितनी है, सिंपली। तो 2 समय बिंदुओं के बीच
जनसंख्या में होने वाला चेंज, परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार, चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल, चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की जनसंख्या में चेंज, लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में। ठीक है, ग्रोथ रेट को कैसे निकाला जाता है? तो ग्रोथ रेट, जब भी ये वर्ड आपके सामने कभी आ जाए ना, रेट, रेट, तो रेट का मतलब होता है परसेंटेज, रेट का मतलब होता है परसेंटेज। तो सिंपली जनसंख्या की जो वृद्धि है उसको प्रतिशत में या परसेंटेज में अगर हम नापते हैं तो इसे कहा जाता है ग्रोथ रेट या फिर जनसंख्या वृद्धि दर। रेट का मतलब हिंदी में दर। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर परसेंटेज में नापी जाती है। इंडिया की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.76%, 2011 के डेटा के हिसाब से 1.76%, यानी कि हम हर साल पर ईयर 1.76% और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब 121 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की टोटल, 121 करोड़ में आप 1.76% निकालोगे और हर साल उसको इंक्रीज कर दोगे और 10 साल में उसका डेटा देख लोगे, 10 साल में कितनी ग्रोथ ज्यादा हो गई होगी। ठीक है, अच्छा ये वेरी भी कर जाती है, कम ज्यादा होती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे समाज इवॉल्व होता रहता है, सोसाइटी इवॉल्व होती रहती है, लोग सीखते जाते हैं, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, बात करते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किन फैक्टर्स की वजह से होती है, यानी कि किसी भी देश के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे पॉपुलेशन बढ़ती है। ठीक है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जनसंख्या वृद्धि के कारकों की व्याख्या कीजिए, या फिर आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि डिस्क्राइब दी फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सिंपल। तो फैक्टर्स या फिर कारक जनसंख्या की वृद्धि के, जनसंख्या में बढ़ोतरी होने के कौन कौन से हैं? पहला बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या? जन्म दर। जन्म दर, जन्म दर क्या होता है? 1000, अब हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स डिवाइड कर लेते हैं 1000 के, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या। ठीक है, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या। 1000 औरतों ने कितने बच्चों को जन्म दिया? अब ऐसा होता है ना कि कई बार ये 1000 to 1000 नहीं होता, ये वेरी कर जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेच्योर डेथ्स हो जाती हैं। ठीक है, उसमें भी डेथ रेट निकल आती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये बर्थ रेट अलग अलग हो सकती है। तो बर्थ रेट, जन्म दर, किसी देश में जन्म दर जनसंख्या की वृद्धि को दर्शाती है। दूसरा मृत्यु दर, 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या, कितने लोग डेथ हुए हैं उनकी संख्या, या टोटल नंबर ऑफ पीपल डाइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। डेथ रेट, तो डेथ रेट का क्या सीन है? डेथ रेट का मतलब है कि कितने लोग मर रहे हैं। तो उससे क्या पता चलेगा? जितने ज्यादा लोग मर रहे होंगे उतनी पॉपुलेशन कम होगी, जितने कम लोग मर रहे होंगे उतनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। ठीक है, माइग्रेशन, प्रवास। माइग्रेशन, प्रवास क्या होता है? प्रवास होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, जिस जगह से लोग जाएंगे वहां पर पॉपुलेशन कम होगी और जिस जगह पर जाएंगे वहां पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए शहरों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है और गांवों की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण होते हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इस आधार पर जनसंख्या वृद्धि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 2 पार्ट्स में। एक होती है नेचुरल ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि, और दूसरी होती है इंड्यूस्ड ग्रोथ, अभिप्रेरित वृद्धि। अब देखो जरा, नेचुरल ग्रोथ समझो, रटो मत। नेचुरल ग्रोथ, नेचर ही करेगा ना नेचुरल ग्रोथ, और नेचर आपके या तो पैदा होने के लिए जिम्मेदार है या आपके मरने के लिए, या जन्म के लिए या मृत्यु के लिए। वो बीच में आप कहीं से कहीं चले जाओगे तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो सिंपली इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? इसके अंदर जन्म दर और मृत्यु दर सम्मिलित की जाती है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट इंक्लूड की जाती है। तो नेचुरल ग्रोथ इंक्लूड्स बर्थ रेट एंड डेथ रेट। प्राकृतिक वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर को सम्मिलित करती है। लेकिन अभिप्रेरित वृद्धि, इंड्यूस्ड ग्रोथ, तीनों फैक्टर्स को, जिसको हम वास्तविक वृद्धि भी कहते हैं, एक्चुअल ग्रोथ या अभिप्रेरित वृद्धि भी कहते हैं, ये तीनों फैक्टर्स को देखती है। जन्म दर प्लस मृत्यु दर प्लस प्रवास। ठीक है, बर्थ रेट प्लस डेथ रेट प्लस माइग्रेशन। ठीक है, तो इंड्यूस ग्रोथ इंक्लूड्स बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। वास्तविक या अभिप्रेरित वृद्धि में जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास को सम्मिलित किया जाता है। तो यह हुआ आपका
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है समय के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि। इंडिया के अंदर टाइम के हिसाब से जनसंख्या में कौन कौन से चेंजेस आए हैं, तो उसके लिए स्विच कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इसके अगले पार्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। हैव फन। स्कोर एकेडमी।